केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। काली रात के 10 बज चुके हैं और आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको देश की सियासत में उस परिवार के बारे में हर वो कड़ी जिसे देखकर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही बिहार चुनाव के बाद कैसे एक परिवार टूट के कगार पे पहुंच गया है, बताएंगे आपको हर बारीक जानकारी। दरअसल जिस तरीके से अगर बात करें हम लालू परिवार की, तो अब लालू परिवार में चल रहा जो बवाल है वो सियासत का मुद्दा बन गया है। केंद्र में गांधी परिवार है, यूपी में मुलायम परिवार और अब बिहार में लालू परिवार सियासत की धुरी बना हुआ है। सभी जानते हैं गांधी परिवार को तो सत्ता विरासत में मिल गई, लेकिन मुलायम और लालू ने अपने संघर्षों की बदौलत फर्श से अर्श तक का सियासी सफर तय किया। यूपी और बिहार में आज यही दोनों परिवार सियासत के केंद्र बिंदु हैं। आज स्पेशल में हम बात करेंगे लालू परिवार की, जिनके परिवार में आज वॉर छिड़ा हुआ है। पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। यह चंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया। जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो लालू यादव एक ऐसा नेता जिन्होंने शून्य से शिखर तक का, फिर शिखर से संघर्ष की उस राजनीति को जिया है, वो आज बिहार की राजनीति की धुरी मानी जाती है। लालू यादव ने अगड़ों के खिलाफ न सिर्फ अपनी सियासी जमीन तैयार की, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई छेड़कर पिछड़ों के मसीहा बन गए। आइए ले चलते हैं आपको कुछ साल पीछे, जब लालू जेपी आंदोलन से निकलकर पिछड़ों के इंसाफ के लिए एक नया आंदोलन खड़ा कर रहे थे। तारीख 18 मार्च 1974, जगह पटना बिहार। पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम उमड़ना शुरू हुआ। कुशासन और भ्रष्टाचार को लेकर छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। छात्रों की अपील पर जयप्रकाश नारायण न सिर्फ इस आंदोलन का हिस्सा बने, बल्कि इसे एक जन आंदोलन बना दिया। देश भर में इस आंदोलन की चर्चा होने लगी, जिससे केंद्र में बैठी इंदिरा सरकार हिल गई। पटना के गांधी मैदान में जेपी आंदोलन के दौरान पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस छात्र का नाम था लालू यादव। गोपालगंज में जन्मे लालू यादव जेपी आंदोलन से इतने पॉपुलर हुए कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो उन्हें जेल तक जाना पड़ा। लालू यादव के जीवन का यही टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इमरजेंसी के बाद 1977 में सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू यादव ने छपरा से जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा सांसद का चुनाव जीता। उस समय इतनी कम उम्र में संसद पहुंचना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और यहीं से लालू यादव के सियासी पारी की शुरुआत हुई। लालू यादव के परिवार में कुल 11 सदस्य हैं, जिसमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी,
7 बेटियां और 2 बेटों का नाम शामिल है। लालू यादव की बेटियों में मीसा भारती सबसे बड़ी है, उनसे छोटी रोहिणी आचार्य, इसके बाद चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का यादव और राजलक्ष्मी यादव शामिल हैं। इसके अलावा लालू यादव के 2 बेटों में तेज प्रताप यादव बड़े और तेजस्वी यादव छोटे हैं। लालू की सियासी पारी में उनका परिवार हमेशा उनकी ताकत बनकर उनके साथ खड़ा रहा। लालू की असली उड़ान 1990 के दशक में शुरू हुई, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय बिहार की सियासत ऊंची जातियों के दबदबे में थी, लेकिन लालू ने यादवों और पिछड़ी जातियों के साथ मुस्लिम समुदायों को एकजुट कर सियासत का मानो रंग ही बदल दिया। 1989 में भागलपुर दंगों के बाद मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और लालू ने उनकी आवाज बनकर उन्हें अपने साथ जोड़ा। लालू का नारा भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को सत्ता से हटाओ, ने बिहार की सियासत में मानो तहलका मचा दिया। लालू यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद और लोकप्रिय हुए। उनका पहला कार्यकाल 1990 से 95 तक चला, जो सामाजिक न्याय का प्रतीक बना। लालू ने पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की जोरदार पैरवी की। उनकी सरकार ने गरीबों और दलितों के लिए कई योजनाएं शुरू की। 1990 में जब लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी तो उन्हें गिरफ्तार करवाया। इसके बाद वो देश भर में चर्चा का विषय बन गए। लालू ने अपने इस कदम से मुस्लिमों का भरोसा भी जीत लिया। लालू यादव धीरे धीरे अगड़ों के खिलाफ सियासत कर गरीबों के मानो मसीहा बन गए। लालू यादव पिछड़ों की सियासत कर अगड़ों की नजरों में खटकने भी लगे थे और यही वजह रही कि जब 1995 में दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी राह आसान नहीं रही। लालू यादव की सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के भी आरोप लगने लगे। फिर आया चारा घोटाला, जिसने उनकी सियासत को झकझोर दिया। 1997 में जब घोटाले की वजह से लालू यादव को सीएम पद छोड़ना पड़ा, तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये कदम उनके विरोधियों के लिए मजाक था, लेकिन लालू ने दिखा दिया कि उनकी सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। लालू यादव तमाम चुनौतियों के बावजूद सियासत में जमे रहे। लालू के जीवन में 2004 में एक नया मोड़ आया, जब वो यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने। उस समय भारतीय रेलवे घाटे में डूबा था, लेकिन लालू यादव ने रेलवे को न सिर्फ घाटे से निकाला, बल्कि 90,000 करोड़ का मुनाफा भी कमाया। लालू की इस कामयाबी ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। साल 2013 में लालू यादव को पहली बार चारा घोटाले केस में सजा मिली। इसके बाद साल 2017-18 में चारा घोटाले मामले में अलग अलग मामले में उन्हें सजा भी हुई। जेल में रहने के दौरान लालू यादव का स्वास्थ्य भी खराब हुआ। जांच के दौरान पता चला कि लालू की किडनी खराब हो गई है। लालू यादव जब जेल गए तो पार्टी में उनके उत्तराधिकारी की खोज होने लगी। राबड़ी देवी तो उस वक्त पार्टी में थी, लेकिन वो सब कुछ अकेले संभाल नहीं सकती थी। इसलिए पार्टी के सीनियर नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष का कमान सौंपा जाने लगा। हालांकि इन कार्यकारी अध्यक्ष के कामों से भी पार्टी के कई नेता ऐसे थे जो सहमत नहीं थे, लिहाजा खटपट बढ़ने लगी। ऐसे में ऐसा कोई एक व्यक्ति चाहिए था जो लालू परिवार का हो और जिस पर पार्टी के नेता एक बार में एकमत हो सके।
लालू यादव ने सियासत के बड़े बड़े सूरमाओं को धूल चटा दिया, लेकिन अपनी बीमारी के सामने हार गए। लालू की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। ऐसे में परिवार और पार्टी के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी। लालू की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज था कि उनकी किडनी बदल दी जाए, लेकिन लालू को किडनी दे तो भला कौन? लालू पर खतरे को देखते हुए उनकी दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट करने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक बेटी अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा दी। रोहिणी के इस कदम की हर किसी ने तारीफ की। पक्ष हो या विपक्ष, हर नेता ने रोहिणी के कदम को सराहा। सिंगापुर के एक अस्पताल में लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की गई। डॉक्टरों ने चमत्कारिक तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कर लालू यादव की जान बचा ली। लालू की जान बचाने की वजह से रोहिणी पूरे देश में हीरो या यूं कहें तो एक आइडियल बेटी बन गई। इससे रोहिणी को न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में एक नई पहचान मिली। मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है। अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया। रोहिणी ने जब लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट की तो इससे तेजस्वी यादव भी काफी खुश दिखे। तेजस्वी ने रोहिणी की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाली। रोहिणी और लालू जब सिंगापुर में भर्ती थे तब तेजस्वी यादव उनके साथ तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते थे। इस दौरान तेजस्वी यादव रोहिणी को लेकर खूब लाड प्यार बरसाते नजर आते थे। लालू यादव जब अस्पताल से ठीक होकर घर वापस लौटे तो उन्हें वापस जेल जाना पड़ा। लालू यादव के जेल और पेरोल के बीच संगठन को चलाना काफी मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से लालू यादव ने अध्यक्ष रहते ही तेजस्वी यादव को कामकाज सौंप दिया। लालू सिर्फ नाम के अध्यक्ष रहे, लेकिन पार्टी का सारा कामकाज तेजस्वी यादव ने संभाल लिया। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी को पार्टी की कमान मिलते ही उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तीखी जुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। तेज प्रताप पार्टी में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं मिली। 2020 के चुनाव में तेज प्रताप यादव अपना एक प्रत्याशी उतारने पर अड़ गए। पार्टी ने जब उसे टिकट नहीं दिया तो तेज प्रताप ने उसे निर्दलीय ही मैदान में उतार दिया, जिसकी वजह से आरजेडी को वो सीट गंवानी पड़ी। तेज प्रताप यादव ने इसे लेकर जगदानंद सिंह पर हमला बोलना शुरू कर दिया। तेज प्रताप जगदानंद सिंह को परिवार की कलह बताते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को पार्टी का जयचंद तक कह डाला था। जगदानंद जी वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जा करके। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में जो गेट था खुला रहता था। पिताजी जब से उधर गए, जब विरोधी लोग फंसा, तब से कुछ लोग अपना अपना मनमानी करना चालू कर दिए। तब मनमानी करना चालू कर दिया तो हम एंट्री करना चालू कर दिए कि भाई जो सच्चाई है मनमानी है, मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है। तेजस्वी को पार्टी की कमान मिलते ही लालू परिवार में दरार की नींव पड़ चुकी थी। तेज प्रताप को तवज्जो मिलनी बंद हो गई थी। तेज प्रताप अगर कोई बात कहते भी तो उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता, जिससे तेज प्रताप यादव भड़क जाते। लेकिन राबड़ी देवी हर बार तेज प्रताप यादव को कुछ न कुछ समझाकर मना ही लेती, जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव मीडिया में आकर तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलते, तेजस्वी की तारीफ करते, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों को जयचंद कहकर उनकी धज्जियां उड़ाते। जो तेज और तेजस्वी आज जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में आएगा, उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलेगा श्री कृष्ण का। आरजेडी में तेज प्रताप यादव धीरे धीरे किनारे लगाए जाने लगे, जिससे उनकी स्थिति भी खराब होने लगी। तेज प्रताप यादव अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। कभी कृष्ण बन जाते और बांसुरी बजाते,
तो कभी शिव का रूप धारण कर लेते। तेज प्रताप यादव की ऐसी तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया में आना आम बात हो गई, जिससे तेज प्रताप यादव की सियासी समझ पे सवाल खड़े होने लगे। धीरे धीरे तेज की छवि ऐसी हो गई कि उन्हें नासमझ कहा जाने लगा और तेजस्वी को इसका सीधा फायदा मिला। तेज प्रताप की छवि खराब कर दी गई। तेज प्रताप को पार्टी में साइडलाइन भी कर दिया गया, लेकिन तेज प्रताप ने अभी तक खुलकर तेजस्वी यादव के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। घर के अंदर चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन तेज ने हमेशा समाज में बड़े भाई की तरह तेजस्वी यादव को सराहा और उनका ढाल बने रहने की बात कही। लालू परिवार में कलह की एक वजह तेज प्रताप यादव की शादी भी बनी। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे की शादी बेहद धूमधाम से की। इस शादी की खास बात यह थी कि इस शादी में पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। खास बात यह भी रही कि नीतीश कुमार तमाम यहां पर जो मतभेद होते हैं वैचारिक, उसके बावजूद उस शादी का हिस्सा बने और इस शादी की चर्चा पूरे देश में हुई। लालू का परिवार खुशी से झूम रहा था, लेकिन बाद में यही शादी परिवार के लिए मानो मुसीबत बन गई। लालू परिवार में पति पत्नी दोनों एक एक कर मुख्यमंत्री बने। इस परिवार को बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली का तमगा भी मिला। सियासत और परिवार अपनी अपनी जगह चलते रहे। फिर आया साल 2018। अब तक लालू राबड़ी के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव विधायक और फिर मंत्री बन चुके थे। साल 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी हुई। बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल फैमिली का रिश्ता भी बड़े घर में तय हुआ। बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बेटे के लिए एक मुख्यमंत्री का ही परिवार चुना। फैसला हुआ कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव की शादी होगी। पटना में धूमधाम से शादी हुई। ये वो दौर था जब लालू परिवार में सब कुछ ठीक था। इस शादी में लालू के दोनों बेटे एक साथ डांस करते भी दिखे। तस्वीरों में तेज प्रताप और ऐश्वर्या दोनों ही इस शादी से काफी खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन समय के साथ लालू परिवार में पहली दरार पड़नी शुरू हो गई। धूमधाम से शादी को कुछ ही महीना बीता था कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या में तनाव बढ़ने लगा। हालांकि कुछ दिनों तक मनमुटाव चारदीवारी में ही रहा, लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घर की लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची। तेज प्रताप यादव के खिलाफ तलाक का केस दाखिल किया गया और अदालत में तलाक का केस अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, राबड़ी आवाज से बाहर निकलते हुए ऐश्वर्या की तस्वीर भी सामने आई। ऐश्वर्या ने अपने साथ मारपीट तक करने का आरोप लगाया। आज बाल खींची है, मारी है, मेरा फोन छीन लिए जिसमें एविडेंस था और उसके बाद इसका जितना भी फीमेल सिक्योरिटी है सब हमको बाहर उठा के फेंक दिया है घसीटते। राबड़ी देवी ने खुद मारा है, मैं बाल खींचा है। इन आरोपों को लेकर पहली बार लालू परिवार में जबरदस्त घेराबंदी हुई। महिला के अपमान का आरोप लगाया गया। इस पूरे केस ने केवल तेज प्रताप यादव ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की छवि पर ही सवाल खड़े कर दिए। मामला महिला से जुड़ा था तो पॉलिटिकल शादी बताते हुए इस पर जमकर सियासत भी हुई। ये पूरा मामला और गंभीर तब हो गया जब तेज प्रताप यादव ने इसे जबरदस्ती की शादी बताया। तेज प्रताप ने अलग अलग इंटरव्यू में बताया कि उनके और ऐश्वर्या में कोई समानता नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती उनकी शादी करवा दी गई। लालू जी और बाकी लोगों में क्या फर्क है? वो होते तो चीजें ठीक होती, वो नहीं है तो चीजें। 7 साल से कोर्ट में तेज प्रताप और ऐश्वर्या का केस लड़ा जा रहा है।
लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर ऐसी पोस्ट की गई जिससे बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। तेज प्रताप यादव ने पहली बार अपने इश्क को लेकर सोशल मीडिया पर खुलासा किया। तेज प्रताप यादव ने जिस लड़की के साथ तस्वीरें पोस्ट की उसे अपना 12 साल पुराना प्यार बताया। ये पूरा मामला मई 2025 का है। बिहार चुनाव में 5 महीने से भी कम का वक्त बचा था, लिहाजा लालू यादव ने भी बड़ा एक्शन लिया और तेज प्रताप यादव को 6 महीने के लिए पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी दे एवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने भी तेज प्रताप यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। लालू परिवार से पूछा कि अगर ये रिश्ता 2013 से था तो 2018 में जबरदस्ती शादी करवाकर उनकी जिंदगी खराब क्यों की गई। तो लालू परिवार में कलह की शुरुआत हो चुकी थी। 2025 का चुनाव नजदीक था और लालू यादव ने परिवार पर लांछन लगने के डर से तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन तेज प्रताप यादव इसे हमेशा अपने खिलाफ साजिश बताते रहे। तेज प्रताप यादव हमेशा इसके लिए पार्टी के कुछ जयचंदों को जिम्मेदार ठहराते रहे। इसके बाद तेज प्रताप यादव को साथ मिला अपनी बहन रोहिणी का। तेज प्रताप यादव के निकाले जाने के बाद रोहिणी भी हमेशा पार्टी के कुछ जयचंदों को टारगेट करती रही और अब परिवार में 2 गुट बन चुके थे। एक परिवार था तेज प्रताप यादव और गुट था रोहिणी का, तो दूसरा गुट बन गया तेजस्वी यादव और मीसा भारती का। और ये दोनों ही गुट समय समय पर एक दूसरे पर हमले करते रहे। वार पलटवार का दौर चलता रहा। लालू परिवार कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था। अब सिर्फ महाभारत की शुरुआत होने की देर थी। इसी बीच तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के दौरान की बस के दाईं ओर की फ्रंट सीट पर बैठे संजय यादव की तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर को पहले आलोक कुमार नाम के कार्यकर्ता ने पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था कि पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारनहार नजर आता है, ये अलग बात है। 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर किया। 19 सितंबर को रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू, राबड़ी और परिवार के हर मेंबर को अनफॉलो कर दिया। रोहिणी कई बार चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाई तेज प्रताप के लिए भी खुलकर हमदर्दी भी जताती दिखाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बुरी तरह से हार मिली। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद लालू परिवार का कोई भी शख्स मीडिया के सामने नहीं आ रहा था। तभी रोहिणी आचार्य का अचानक से एक पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कहते हुए सभी को चौंका दिया। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के थोड़ी देर बाद रोहिणी अपने घर से एयरपोर्ट जाते हुए स्पॉट की गई। इस दौरान उन्होंने संजय, रमीज और तेजस्वी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।
आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही, अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। अब ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, रमीश से जाके पूछिए। अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। रोहिणी आचार्य ने कुछ देर के बाद एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी के निशाने पर सीधे तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय और रमीश थे। रोहिणी के पोस्ट पर तेज प्रताप यादव भी काफी गुस्से में दिखे। जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। रोहिणी ने एक और पोस्ट किया। रोहिणी ने लिखा कि मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें। सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल की अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी को अब अपने मामा साधु यादव का सपोर्ट मिला। साधु यादव ने तेजस्वी को रोहिणी की बात सुनने की नसीहत दी। नहीं, वो ठीक है, वो जो सवाल कर रही है तो जवाब वो लोग के पास होगा, वो लोग देगा। लेकिन उसके साथ अगर कोई बात हुआ है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ कि अगर उसके साथ कोई अगर किसी प्रकार का कोई बात हुआ होगा तो गलत है, तरीका ठीक नहीं है। रोहिणी यादव के घर छोड़ने के बाद लालू की 3 और बेटियां दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रोहिणी आचार्य के आरोपों ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव और आरजेडी ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन रोहिणी के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। रोहिणी को विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है। रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी हैं, एक ऐसी बेटी जिसने अपने जान को जोखिम में डालकर किडनी अपने पिता लालू जी को दी, और उनके साथ जो व्यवहार है एक हरियाणा के संजय यादव और यूपी का रमीश, जिस तरह का व्यवहार किया है जो उन्होंने बताया, बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया, अब रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से और पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन काफ़ी दुखद है। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? तो आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है। रोहिणी यादव को जब विपक्षी दलों का साथ मिला तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी मीडिया के सामने आए
और इसे घरेलू विवाद बताकर मामला शांत करवाने की कोशिश की कि ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ पिता कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। तेजस्वी के प्रवक्ता अब इस पूरे मामले को चाहे जितना हल्का साबित करने की कोशिश कर ले, लेकिन अब ये मामला घर की चौखट से निकलकर समाज में घुस आया है, चौराहे पर आ गया है। इस समय बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि रोहिणी आचार्य के साथ आखिर क्या हुआ। रोहिणी को गालियां किसने दी? क्या रोहिणी को चप्पल से मारने की कोशिश हुई? क्या रोहिणी की किडनी को गंदा कहा गया? लालू परिवार के इस विवाद के बाद उनकी 3 बेटियों ने भी घर छोड़ दिया है। तो क्या ऐसे में मीसा भारती भी तेजस्वी का साथ छोड़ देगी या सियासी फायदे के चक्कर में मीसा तेजस्वी की गलतियों की ढाल बनेगी? और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। 10 दिनों तक चली बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा मथुरा पहुंचकर समाप्त हो गई, जिसे लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि देश में सनातन की यात्रा कभी रुक ही नहीं सकती। इसको लेकर उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका यात्रा को लेकर, सुनवाते हैं। हिंदू जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है और आज यात्रा का समापन है। मथुरा की सड़कों पर इस वक्त यात्रा निकल चुकी है, बागेश्वर धाम चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? 10वां दिन है, आज समापन भी है यात्रा का। आज यात्रा तन से विश्राम लेगी, पर ये यात्रा मन से अनवरत जारी रहेगी जब तक भारत का पूर्ण हिंदू एक नहीं हो जाएगा। पर इस पदयात्रा से 2-3 लाभ हुए। जहाँ जहाँ से यह पदयात्रा निकली, हिंदू अपना डर छोड़कर घर से बाहर निकला। इस पदयात्रा से सामाजिक समरसता बोध से अभी हमने जब पीछे से पता करवाया तो गांव-गांव में ये चर्चा है कि अब हम लोगों को सामाजिक समरसता रखनी है और हिंदू एकता पर कार्य करना है। इस पदयात्रा से तीसरा भविष्य में बहुत ही जल्दी लाभ मांस मदिरा मुक्त ब्रज क्षेत्र होने का होगा। जो संकल्प लेकर आप चल रहे थे, उस संकल्प में कितना प्रतिशत अभी भाग जो है वो पूरा हो गया और कितना बाकी है? बाकी तो अभी बहुत है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं और हमारा उद्देश्य 150 करोड़ भारतीयों को एक करना है। 100 करोड़ तो अभी हिंदू ही बाकी है, तो कुछ कार्य हुआ है ऐसा नहीं, पर बाकी बहुत। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे इस यात्रा को रोकने के लिए? देखिए, देश में देश की एकता की यात्रा, सनातन की एकता की यात्रा कभी नहीं रुक सकती। शर्मा जी, वो बूढ़े दादाजी और बूढ़ी माताजी लाठी लिए आने दो, वो कभी रुक नहीं सकती। और उनको यही कहेंगे कि कुछ लोग मीडिया स्टंट के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। बड़े बड़े नेता अभिनेता शामिल हुए इस यात्रा में, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आखिर? बहुत साधु बात कि उन्होंने देश की एकता के लिए, सनातनियों की एकता के लिए बहुत परिश्रम करके वो इस पदयात्रा में आए, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में फिरोजाबाद के एसीपी अनुज चौधरी ने बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा का मोर्चा संभाला और सुरक्षा को पुख्ता किया, जिसके चलते धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें सैल्यूट किया। एसीपी अनुज चौधरी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। हिंदू जोड़ो यात्रा इस वक्त यूपी में एंटर कर चुकी है और आज यात्रा का 10वां दिन है, समापन है। यहाँ का मोर्चा एसीपी अनुज चौधरी ने संभाल रखा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपने उत्तर प्रदेश में जैसी एंट्री हुई यात्रा की, आपने मोर्चा संभाल लिया है। महाराज जी ने आपको सलामी भी दी थी, क्या कुछ
वो तो महाराज जी का अपना नज़रिया है, वो थोड़ा अलग तरीके से जैसा उनको अच्छा लगा। बाकी आप देख रहे हो भीड़, अपार भीड़ है, जितनी उम्मीद नहीं थी उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है और बहुत चैलेंजिंग है। बड़ा पूरी हमारी टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस की सारी टीम जो है बहुत मेहनत कर रही है और अभी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। बजरंगबली की कृपा के साथ साथ सब चीज़ें बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो रही है। इस भीड़ को संभालने में कितनी मुश्किलें आई आप लोगों को? मुश्किलें तो हैं, व्यवहार भीड़ में हर तरह के बड़े भावुक लोग भी हैं, बड़े श्रद्धालु भी हैं, तो प्यार से हैंडल कर रहे हैं। कुछ लोग पहचान के सहयोग कर रहे हैं, मतलब उनका मिल रहा है, पब्लिक का प्यार मिल रहा है। उस तरह की भीड़ नहीं है जो अनियंत्रित हो। देखो कितनी भीड़ है, पर फिर भी एक अनुशासन है सब में, यही अलग बात है। इस यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब यात्रा तो महाराज जी की है, बहुत लोगों की जो आस्था है वो उनकी आस्था के साथ है। हमें तो पुलिसकर्मी है, हमें तो ड्यूटी करनी है। हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है उसको क्या कहेंगे? मांग कर रहे हैं, महाराज जी कर रहे हैं, हमें तो सुरक्षा देनी है, हम सुरक्षा देंगे हर हालत में। जो भी हमारी जो ड्यूटी लगाई जाएगी हम ड्यूटी कर रहे हैं। हापुड़ से है, मामूली कहासुनी में चली है ताबड़तोड़ गोलियां। दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है। गोलियां चलने से गांव में दहशत का माहौल है। 6 लोगों को गोली लगने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। तो हापुड़ में मामूली बातचीत को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है। कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। 6 लोगों को गोली लगी है। गोली चलने से गांव में दहशत का माहौल है। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी होती है और कहासुनी के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में 6 लोगों को गोली लगी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं मौके पर तनाव को देखते हुए इलाके में कई थानों की फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और अब बात करते हैं यूपी के सोनभद्र की, जहां पे खदान में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और जिंदगी की तलाश लगातार की जा रही है। तो वहीं मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। जानिए इस रिपोर्ट में। सोनभद्र में खदान धंसने से बड़ा हादसा। पत्थर की खदान में दबे कई मजदूर। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में पत्थर खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक पहाड़ी धंसने से कई मजदूर और एक कंप्रेसर ऑपरेटर मलबे में दब गए। इस दुर्घटना में लगभग 15 लोगों के मलबे में नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक एक शव बरामद किया गया है, जबकि बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हादसे के तुरंत बाद से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। मजदूरों को निकालने का काम जारी है। हालांकि मलबा काफी भारी और ऊंचाई से गिरा है। मलबे की इन तस्वीरों से ही पता चलता है कि हादसा कितना भयानक होगा। पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर और उनके बीच फंसे मजदूर। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ दरकने से यह हादसा हुआ और मौके पर काम कर रहे करीब 18 मजदूर हादसे की चपेट में आ गए। अब तक 2 मजदूरों की मौत की खबर है। 15 फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी है। खदान गिर गया है सर। खदान फंस गई है। किसकी खदान है? काके की। कितने लोग दबे होने की सूचना है? 15 का ऊपर होंगे। 10-15 आदमी ऊपर होंगे। आपके भी घर के दो हमारे भाई 2 हैं। रात से लेकर अभी तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात में रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी राहत है। मौके पर आला अधिकारियों को भी मुस्तैद किया गया है और रेस्क्यू पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है और बिना रुके चल रहा है। एक व्यक्ति का शव को बरामद किया गया। अभी अन्य लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। हादसे को लेकर मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे ने सोनभद्र को झकझोर कर रख दिया है। घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि हादसे में हताहत और घायल श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा संचालित सभी श्रम कल्याण योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
कल से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलता है और हादसे में कितने मजदूर सुरक्षित निकलते हैं, ये जानने का सबको इंतजार है। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता के बेटे केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।